अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, हमारे एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, आउट स्पोकन हैं। कई बार मैंने सोचा मैं उनसे कांटेक्ट करूं इंटरव्यू के लिए। अभी तक नहीं किया, होपफुली मैं कुछ दिनों में उनसे कांटेक्ट करूंगा। वसीम अल्ताफ़, वो अक्सर बहुत ही ज़बरदस्त बातें कर जाते हैं। तो वसीम अल्ताफ़ भाई ने अभी एक ट्वीट की कि मेरे फादर बहुत ही मजहबी थे, और ज़ाहिर है उसी हिसाब से फिर मजहबी थे तो बेवकूफ़ भी थे, कम अकल थे। एक दफ़ा कहते थे कि मुहर्रम में बच्चों को घर में रहना चाहिए, शिया पकड़ के ले जाते हैं और बच्चे के दिल का निशाना लेके तीर चलाते हैं, और जो खून निकलता है वो चावलों पे डाल के खाते हैं। आप यकीन माने, यही चीज़ हमारे घर वाले हमें जब हम छोटे थे तो कहते थे। कि हमारी नानी का घर था ना, जब मैं बहुत छोटा था, 6-7 साल का, उसके बिल्कुल पीछे एक रोड था छोटा सा, उस पे से मुहर्रम के जुलूस निकलते थे। तो हमारा बड़ा दिल करता था, क्योंकि ये एक शो है जो जाता है हर साल। इसमें शिया मातम वातम करते हैं और सुन्नी जो हैं वो ताज़िए निकालते हैं, ढोल बजाते हैं और सब। तो हमको बड़ा शौक़ होता था शियाओं के जुलूस देखने का। तो मेरे फादर हाथ पकड़ के मुझे और मेरी बहन को ले जाते थे अक्सर। तो जब नानी के घर हम आते थे तो हम कहते थे अब ये तो बिल्कुल रोड के पीछे है, तो हम जाके देखें। तो हमें यही कहा जाता था कि वो शियाए ना, वो उठा के ले जाते हैं बच्चों को और काट के उसके खून को चावल में मिला के खाते हैं। तो वो पिक्चर जो है ना जहन में बसी हुई रहती थी। बड़े हो गए तब तक ये होता था ये, हालांकि फिर तो ज़ाहिर है हमने बाद में घर जहाँ पे लिया था सऊदी अरब से वापसी पे, तो वो हुसैनिया ईरानिया के बिल्कुल सामने बिल्डिंग थी हमारी। 4th फ्लोर पे हम रहते थे, तो बिल्कुल हमारी बालकनी से सामने हुसैनिया ईरानिया नज़र आता था। पूरे कराची के जो मातमी जुलूस होते हैं ना शियाओं के, वो हुसैनिया ईरानिया पे आके ख़त्म होते हैं। और फिर वहाँ पे उनकी महफिल, क्या नाम है, वहाँ पे बैठ के फिर वो महफिल होती है, खुतबे होते हैं और उसमें फिर ये मातम करते हैं और रोते हैं। तो पूरे कराची के जुलूस शाम से 4-5 बजे से आना शुरू होते हैं, 8-9 बजे तक आते रहते। तो पूरे ख़ानदान के लोग हमारे घर में जमा होते थे और हम बालकनी में से देखते थे। आजकल मुहर्रम में तो इस हवाले से मुझे ये बात याद आई कि किस तरह नफ़रत फैलाई जाती है बचपन से एक ही पाकिस्तान के लोगों में, एथनिसिटी, रिलीजन और फिर सेक्टरियल लेवल पे। अजीज़ दोस्तों, एक और छोटी सी चीज़ आपके सामने रखनी थी कि लिस्ट आती रहती हैं टूरिज़म के हवाले से। तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कई सालों से फ्रांस में आते हैं। 117 मिलियन पिछले साल फ्रांस में टूरिस्ट आए। फिर पोलैंड 88 मिलियन, मैक्सिको 51 मिलियन, अमेरिका 45 मिलियन, थाईलैंड, इस तरह। आपको मैं यकीन दिलाऊं, इंडिया में 17 मिलियन आते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वें नंबर पे पहला मुस्लिम मुल्क है तुर्की। ये सिचुएशन है कि कोई मुस्लिम मुल्क में जाना नहीं चाहता। फेवरेट डेस्टिनेशंस है ना, वो है पेरिस, लंदन, रोम, त्रिमूला इंडिया, न्यूयॉर्क, केप टाउन, ताजमहल इंडिया, बार्सिलोना, अंकोर, वाराणसी इंडिया। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सबसे ज़्यादा ट्रैवलर्स हैं ना वो सऊदी अरब जाते हैं। खाली हज पे 20 to 25 मिलियन जाते हैं। खाली रमज़ान में 20 to 30 मिलियन उम्रा के लिए जाते हैं, और पूरा साल उम्रा चलता है। एवरेज अगर आप 10 मिलियन भी पर मंथ लगाएं तो 120 मिलियन तो साल के यही हो जाते हैं। तो लेकिन वो फिर रिलीजियस टूरिज़म हो गया। लेकिन बहरहाल ये मैं आपके सामने एक बात जहन में आई तो आपके सामने रखूं। अजीज़ दोस्तों, बिलावल ने एक ट्वीट की थी 2016 जुलाई 13, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान आए थे
और नवाज शरीफ के घर पे तशरीफ़ ले गए थे। और जब वो वापस चले गए तो उसी दिन बिलावल ने ये ट्वीट की थी, जुलाई 13, 2016, कि अजब है तेरी सियासत, अजब है तेरा निज़ाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। फिर आगे हैशटैग लगाया था नवाज मोदी दोस्ती। आपको कितनी बार बताया है कि मोदी जी जब आए थे तो आर्मी ने ट्रेंड चलाए थे, मोदी का जो यार है गद्दार है, नवाज मोदी दोस्ती। आर्मी कभी चाहती ही नहीं है कि इंडिया से दोस्ती हो। इंडिया से दोस्ती होने का मतलब इनकी दुकान बंद। इंडिया से दोस्ती का मतलब इनकी दुकान बंद। लेकिन आर्मी ना कश्मीर इशू सॉल्व करने देगी ना ये। और ये बिलावल की पॉलिटिक्स आप देख लें, कल तक ये, आप यकीन माने बिलावल पे मुझे हैरत होती है। मैं जब देखता हूँ ना कि इंसान किस हद तक बेगैरत हो सकता है, तो फिर मैं देखता हूँ बिलावल से ज़्यादा बेगैरत भी कोई होगा। ये उसी आर्मी के बूट चाट रहा है जिसने इसकी माँ को मारा था। आज की आर्मी के जो जनरल्स हैं ना इस वक्त के, वो सब मुशर्रफ के दौर में भी आर्मी में ही थे, क्योंकि 20-20 साल बाद जाके कोई जनरल बनता है। 30-30 साल की सर्विस के बाद ये आसिम मुनीर जैसे लोग, तो मुशर्रफ के दौर में ये सब आर्मी में किसी न किसी लेवल पे थे जो आज जनरल बने हुए हैं। और मुशर्रफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेनज़ीर भुट्टो's मर्डर। अकेला नहीं था ना, आर्मी का फैसला होता है ये। दूसरा ये कि ज़ियाउल हक ने इसके नाना जिसके ये खाता है, जिसके नाम पे, जैसे नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम पे राहुल गांधी आज चल रहा है, प्रियंका चल रही है, सोनिया गांधी चल रही है, वैसे ये नाना की उस पर चलता है। बेगैरत अपने आप को बिलावल भुट्टो कहता है, बिलावल जरदारी है कि नाना को ज़ियाउल हक ने मारा था। और 1988, 1990, 1993 और 1997 के इलेक्शंस में हेलीकॉप्टर से बेनज़ीर भुट्टो की ऑक्सफोर्ड के ज़माने की पिक्चर्स फेंकी गई थी, जिसमें वो मिनी स्कर्ट में और अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ और दोस्तों के साथ, उसी नवाज शरीफ की आज ये पार्टनर बने हुए हैं। इन लोगों की बेगैरती, आप कहेंगे कि इंडिया में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इतना लेवल ऑफ बेगैरती आपको इंडिया में भी नहीं मिलेगा पॉलिटिशियंस में, जो आज ये INDIA ... बना के बैठे हुए हैं। बेगैरतियाँ एक दूसरे को कल गालियाँ दे रहे थे, आज दोस्त हैं। लेकिन ये तो इसकी माँ की कैरेक्टर को वो किया था। और नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो की माँ, इसकी नानी बिलावल की, जिमी कार्टर के साथ डांस कर रही है, वो कपल डांस नहीं होते, उसकी पिक्चर्स हेलीकॉप्टरों से गिराई थी सिंध में और पंजाब में इलेक्शन जीतने के लिए। यही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने, आज ये इनके दोस्त बने हुए हैं। और ये बेगैरती की इंतहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की। अजीज़ दोस्तों, बात निकली है पॉलिटिक्स की, तो फिर मैं ये भी बता दूं कि हमारे भिखारी मुल्क, जिसके पास खाने को पैसा नहीं, इसका जो टूरिस्ट प्राइम मिनिस्टर है वो अबू धाबी गया एक दिन के लिए। क्यों भाई? इसलिए कि वो अबू धाबी के प्रिंस मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान का भाई है ना, जो शेख सईद बिन जैद अल नहयान, वो गुजर गए। दुनिया का कोई लीडर नहीं किया भाई। भारत इतना पैसे वाला है, बांग्लादेश, इवन सऊदी अरब और कतर और तुर्की और कितने मुल्क हैं, कोई नहीं गया। ये भाई साहब भिखारी, खाने को पैसा नहीं, स्पेशल जेट लेके गए। और साथ किसको लेके गए? फाइनेंस मिनिस्टर को। उस हालत में भी वहां पैसे मांगेंगे क्या? पूरा डेलीगेशन लेके गए। और इमारात में एक दिन सही, लेकिन रहेंगे तो 5 स्टार होटल में ही। खैर अजीज दोस्तों, एक खबर आपके साथ शेयर करनी थी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें किसी भी मज़हब के लोगों को
उनके ऊपर अटैक, उनकी किताबों पर अटैक, उनके निशान की बेइज्जती के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया है। एक्चुअल में ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान पेश करना चाहता था सिर्फ मुसलमानों के लिए, कि जो स्वीडन में कुरान जलाया गया है, तो कुरान मुसलमान और इस्लामिक रिवायात को पामाल करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए ये रेजोल्यूशन लाए थे। लेकिन फिर उनको पता चला कि इस बार वो इस्लामोफोबिया वाला ड्रामा नहीं होगा, इस बार लैंग्वेज ज़रा चेंज रखनी होगी। तो फिर मोरक्को एक रेजोल्यूशन लेके आया और उसको को स्पॉन्सर पाकिस्तान ने किया और कई मुस्लिम देशों ने किया। मोरक्को के रेजोल्यूशन में कहीं भी इस्लाम के हवाले से बात नहीं की गई, इसीलिए वो 193 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में, वो सब के सब ने एग्री किया और वो रेजोल्यूशन पास हो गया। एक्चुअल में रेजोल्यूशन की लैंग्वेज ये डाली गई है कि बहुत ही स्ट्रांगली वायोलेंस के जो एक्ट है ना, किसी भी इंसान के खिलाफ, चाहे वो किस धर्म के आधार पे किसी भी इंसान के साथ वायोलेंस के एक्ट, ऐसे ही एक्ट किसी रिलीजियस सिंबल्स या होली बुक्स या उनके घर या उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके बिजनेस, उनके स्कूल, उनके कल्चरल सेंटर या उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप पे अगर ऐसा अटैक होगा ना किसी भी रिलीजियस उसके ऊपर, और उसमें रिलीजियस प्लेसेस, साइट्स एंड श्राइन्स ये स्पेसिफाई किया गया है, ये इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ होगा। और इसमें कहीं भी इस्लाम या मुसलमान का नहीं, इसका मतलब किसी भी मंदिर के ऊपर, किसी भी गीता के ऊपर, बाइबल के ऊपर ये होगा, ये इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ होगा। इसके लिए स्पेन ने यूरोपियन यूनियन की तरफ से ऑब्जेक्शन किया और स्पेन ने कहा कि देखें, बिल्कुल ऐसे एक्ट, चाहे वो किसी भी धर्म के आधार पे, किसी इंसान पे हो, किसी जगह पे हो, किसी किताब पे हो, कुछ हो, ये गलत है, इंतहाई ऑफेंसिव और डिसरेस्पेक्टेबल हैं। लेकिन इसमें इंटरनेशनल लॉ कहाँ से आ गया? इसलिए आप, हमारी गुजारिश है कि इस वर्ड वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ को हटा के कुछ और रखें। तो ये अमेंडमेंट पेश की गई लेकिन नाकाम हुई। 44 वोट फेवर में आए, 62 वोट अगेंस्ट आए और 24 वोट ने एब्सटेंशन की। तो इसलिए ये इंटरनेशनल लॉ आ गया इसमें, और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जब कोई कुरान पे या इस्लाम पे या मुसलमान की मस्जिद पे या कोई ऐसा जब वाक़या होता है तो 56 मुल्क खड़े होकर चीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन आए दिन पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जाता है, गुरुद्वारों को तोड़ा जाता है, लड़कियों का फोर्स्ड कन्वर्जन होता है, हिंदू बिजनेसमैनों को, सिख बिजनेसमैनों के ऊपर अटैक होते हैं, क्रिश्चियनों के ऊपर होते हैं। तो अब इंटरनेशनल लॉ इधर लागू होना चाहिए। बस मसला ये है कि इसके लिए पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क हो ना, पाकिस्तान जैसे मुल्क से मतलब भारत में कुछ भी एक सुई भी किसी मुसलमान को लगती है तो पाकिस्तान कितना इंटरनेशनलाइज करता है। नुपुर शर्मा के वाक़े पे पाकिस्तान ने कतर और पता नहीं कहाँ कहाँ चीज़ें फैलाई ना, लेकिन जब पाकिस्तान में होता है तो कोई बोलता नहीं। तो जिस तरह पाकिस्तान करता है, ऐसे कोई मुल्क पाकिस्तान में जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में, यानी मेरा मतलब है भारत इस लेवल पे, भाई साहब मैं नौकरी करने को तैयार हूँ। अगर मुझे भारत ये नौकरी दे दे तो मैं ये करने को तैयार हूँ। रोज़ की बुनियाद पे मैं भारत व पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ पर होने वाले अत्याचार पूरी दुनिया में फैलाऊंगा, लेकिन मुझे कोई अथॉरिटी दें तो मैं ये करूं। तो ये चीज़ करनी ज़रूरी है। अब अगर आपके पास एक चीज़ आई है इंटरनेशनल लॉ, तो आप इंटरनेशनल लॉ तोड़ रहे हैं रोज़ पाकिस्तान में। और मैंने कल के परसों के अपने लाइव में भी कहा था कि मैं इस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहता हूँ। अब तो बनता है, रोज़ की बुनियाद पे हो रहा है। अभी तो 150 साल पुराना मंदिर तोड़ा था। हम तैयार हैं इस पे वर्क करने के लिए, रिसर्च वर्क। पाकिस्तान में 47 से लेकर अब तक कितने मंदिर, कितने गुरुद्वारे, कितने चर्च तबाह किए गए। पारसियों को तो वजूद ही ख़त्म कर दिया है।
पारसियों की भी इबादतगाहें थी हमारे कराची में, पारसी कॉलोनी होती थी, आज सब भाग गए। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है मेरी नज़र में, गुड। अजीज दोस्तों, ग्वादर में पोर्ट को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए थे ग्वादर ओपनिंग के लिए। अफसोस की बात है कि ग्वादर बलूचिस्तान में है, और वो जो खड़े थे ना जितने भी, उसमें कोई बलोच नहीं था, पंजाबी थे सारे। आर्मी के पॉलिटिशियन भी पंजाब से गए हुए थे। एक हमारे कराची के फैसल सब्जवारी, जो इस वक्त आर्मी से, ये फैसल सब्जवारी को मैं पर्सनली जानता हूँ ना, इसलिए मुझे इस पर गुस्सा आता है। हमें भाषण देता था साला, आर्मी के बारे में हमें ऐसी ऐसी बातें करता था उस जमाने में जब ये अल्ताफ भाई के आगे पीछे होते थे। फिर जब ऑपरेशन शुरू हुआ तब तक मिनिस्ट्रियां 2002 से लेकर 2013 तक ये लगातार मिनिस्टर रहा है, 10-11 साल। फिर भाग गया बीवी बच्चों को लेकर अमेरिका में बड़ी स्टेट भी ले ली, प्रॉपर्टियां भी खूब ले ली, बिजनेस भी सेट कर लिया। अब आर्मी इसको बुला रही थी जब 2016 में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिर इसकी करप्शन की फाइलें वगैरह, फिर इसकी फैमिली जो पाकिस्तान में थी, रिश्तेदार जिन्होंने सब ने माल बनाया था, फिर धमकियां दी गई कि हाँ भाई फला फला तुम्हारे ख़ानदान की लड़कियां उठ रही हैं, अब आ जाओ। तो इसने कहा मैं तैयार हूँ आपके हर प्रेस वो करने के लिए। तो आके इसने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बीवी उधर ही छोड़ के आया, बिजनेस सेट कर दिया। बीवी का भी ह्यूस्टन में गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट भी हुआ था 2 साल पहले। तो बीवी बच्चे उधर ही छोड़ के आया, इधर आया फॉरेन मिनिस्टर। पहले सेनेटर इलेक्ट हुआ, मिनिस्टर आर्मी ने बना दिया। अब ये मिनिस्टर बन के घूम रहा है 3 साल से। फिर इसने एक टॉप की एंकर है, उससे शादी भी कर ली, दूसरी बीवी, एक अमेरिका में एक इधर। तो वो था एहसान इकबाल लाहौर का, शहबाज शरीफ फजलुर रहमान का बेटा, बलोच कोई नहीं, ग्वादर में हो रहा है। यूरोप के लेवल की हम पोर्ट डेवलप करेंगे इधर। तुम सारी जिंदगी आसमान से भी छलांग मार लो तो कराची के लेवल की नहीं बना सकते भाई। कराची अंग्रेजों ने उस जमाने में ताड़ लिया था कि डीप सी पोर्ट, नेचुरल। इतने सालों से ग्वादर पे वर्क कर रहे हो, 10% भी कराची का नहीं पहुंचे उधर तुम, इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद बातें करवा लो। बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर कुद्दूस बुजुंजो भी उस गैदरिंग में नहीं था। जिस प्रोविंस में ये हो रहा है उसका चीफ मिनिस्टर ना होना क्या सवाल है, वो एग्रीड नहीं है, क्योंकि बलोचिस्तान को बेचा गया है पूरा। अब ग्वादर में $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी लगा रहा है। ग्वादर तो टोटल बेच दिया है, क्योंकि वो सऊदी अरब लगा रहा है। सऊदी अरब मीन्स बिजनेस भाई, सीधी सी बात है। सऊदियों ने देख लिया है कि भाई हम यहाँ पे सिर्फ कारोबार करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और सऊदी स्ट्रिक्टली कारोबार करेंगे। थोड़ा बहुत रिश्वत में ये लोग कमा लेंगे, आर्मी और पॉलिटिशियंस और ये वो, अदरवाइज वहाँ से सऊदी पेट्रोल आएगा, स्ट्रिक्ट निगरानी में रहेगा, रिफाइन होगा और वहीं से एक्सपोर्ट हो जाएगा, चीप लेबर मिलेगी। पाकिस्तान जैसा भिखारी मुल्क बिल्कुल कदमों में बैठा रहेगा, इसलिए सऊदी अरब इधर वो कर रहा है, बाकी कोई और मकसद नहीं है। अजीज़ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की बात करें ना तो इंडिया में सऊदी अरब अगले 5 से 10 साल में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ये आज से 2 साल पहले एग्रीमेंट हो चुका है। इंडिया में खाली एप्पल इससे ज़्यादा लगाने वाला है। और अगर आप देखें इंडिया की देखें, और इंडिया में हालांकि पाकिस्तान तो बिल्कुल ज़मीन पे लग के शर्तें एक्सेप्ट कर रहा है ना, इंडिया नहीं करता। तो इंडिया में जैसे अभी 2 साल पहले आपके जेफ बेजोस आए थे अमेज़ॉन वाले, उन्होंने क्या कहा था
Today, we're announcing that we're going to invest an incremental $1 billion in digitizing small and medium businesses. And thank you. And part of that is that we are going to use, again, try to use Amazon's size, scope, and scale. We're going to use our global footprint to export outside of India, to export $10 billion of Make in India goods by the year. We're going to do that by the year 2025. So we're super excited about this. We have plans to do it. All the thanks and hard work goes to Amit and his team. They're the ones who are going to make this happen. We're making this announcement now because it's working. We've been doing this, and it is working. And when something works, you should double down on it. And that's what we're doing, and that's why we're doing it now. I want to make a prediction for you. I predict that the 21st century is going to be the Indian century. The dynamism, the energy, everywhere I go here, I meet people who are interested in self-improvement and growth. This country has something special, and it's a democracy. This is going to be the Indian century. And I'll make one more prediction for you. In this 21st century, the most important alliance is going to be the alliance between India and the United States. The world's oldest democracy and the world's largest democracy. तो अजीज दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने एक ये खबर रखना चाह रहा हूँ कि चाइना की एक्सिम बैंक ने पाकिस्तान की $2.4 बिलियन की जो लोन थी, जो ड्यू थी, वो रोल ओवर कर दी है। पाकिस्तान ने चाइना को $2.4 बिलियन की लोन और उसका इंटरेस्ट भरना था, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना के हाथ पांव जोड़ लिए और अब चाइना ने 2 साल के लिए ये रोल ओवर की है। उसमें अगले साल जुलाई तक, 1 जुलाई तक पाकिस्तान को 1.2 बिलियन और 1 जुलाई 2025 तक 1.2 बिलियन ओरिजिनल लोन और उसके इंटरेस्ट, दोनों साल इंटरेस्ट भी जमा कराने होंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने झुक के चाइना का शुक्रिया अदा किया है कि माई बाप मेहरबानी। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अभी बताया था कि चाइना की इसी बैंक एक्सिम बैंक ने $600 मिलियन की एक और लोन ड्यू थी, वो भी रोल ओवर कर दी है। हम चाइना के बड़े शुक्रगुजार हैं। अजीज़ दोस्तों, इस सिलसिले में रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि कल की मेरी वीडियो ज़रा ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको बताया है कि ग्रेट ग्लोबल गेम में पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है, क्यों पाकिस्तान को ज़िंदा करने के लिए अमेरिका और चाइना एक्टिव हो गए हैं। अमेरिका का और चाइना का एक बहुत बड़ा गेम होने वाला है। ये मेरी छठी हिस्ट्री, मेरी 30 साल का जो तजर्बा है इंटरनेशनल अफेयर्स का, मैंने बड़ा क्लोजली देखा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में, और बड़े बड़े लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई है इन 30 सालों में। मैं काफ़ी चीज़ों को समझता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, और ये एक ग्रेट गेम एशिया और यूरोप के अंदर होने वाली है। उसका फ़ायदा चाइना और अमेरिका को होगा, और ऐसे मौक़ों पे पाकिस्तान खुल के खेलता है फ़ायदे उठाने के लिए। ये हमने 9/11 के बाद भी देखा था, 79 में अफ़गान वार के बाद भी देखा था। ऐसे किसी भी मौके को पाकिस्तान
नहीं छोड़ता। पाकिस्तान के पास एक टेररिस्टों की फ़ौज है और वो टेररिस्ट बनाने की मशीन है पाकिस्तान के पास, आईएसआई, जो कि टेररिस्ट क्रिएट करने की और पूरी दुनिया से टेररिस्ट जमा करने का इनको तजर्बा है। और ये आईएसआई पाकिस्तान की एजेंसी है ना, वही अब आईएसआईएस को चला रही है। जो इस्लामिक स्टेट है ना, वो अब उधर सीरिया, इराक, लीबिया में तकरीबन ना होने के बराबर है। वो सब इधर पाकिस्तान, इंडिया में चल रहा है। जैसे इंडिया में पुणे से लड़का पकड़ा गया, केरला से, केरला स्टोरीज फिल्म जो आई थी, तो ये साउथ एशिया में पाकिस्तान इस वक्त आईएसआईएस के लिए, क्योंकि तालिबान तो इनके कंट्रोल से निकल गए हैं और तालिबान अब वो ग्रेट गेम का हिस्सा भी नहीं बनने को तैयार। तालिबान सिर्फ इस वक्त अपने मुल्क को कंट्रोल करने का और अपने मुल्क को डेवलप करने का सोच रहे हैं, वो अब ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं बनते। आईएसआईएस को हमारी आईएसआई डेवलप कर रही है, टेररिस्ट रिक्रूट करना, हथियार वेपनाइज करना और डॉलर लेना। तो ग्रेट गेम की वीडियो ज़रूर देखिएगा कल जो मैंने लगाई है, और ये है कि ये ग्रेट गेम आगे होने वाला है, जिसलिए चाइना भी बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की मदद कर रहा है और अमेरिका के कहने पे इमारात और सऊदी अरब भी पाकिस्तान के पास आए और अमेरिका के आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को सहारा दिया, डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, काइंडली कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।